ओके बेटा, नाउ सी, जो हमारा अभी ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें सीख ली हैं। हमने सीखा बेसिकली कि जो एटम है वो तीन चीज़ों से बनता है, जो आपको बताया गया है जनरल, सबसे एडवांस थ्योरी है ये, कि एटम तीन चीज़ों से बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव लेते हैं, प्रोटॉन का सिंबल P प्लस और न्यूट्रॉन का N। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का प्लस और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। फिर आपको ये बताया गया कि जो एटम है उसकी अरेंजमेंट कैसी है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस दो चीज़ों से बना हुआ है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, उसे जगह को हम कहते हैं शेल या ऑर्बिट। अब साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला? एकदम से तो पता नहीं चला होगा, धीरे धीरे पता चला होगा। तो हम इसमें अब अलग अलग साइंटिस्ट पढ़ेंगे जिन्होंने कोशिश की इस स्ट्रक्चर को निकालने का। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो बोहर ने बताई है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। बट उससे पहले और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की इसका आंसर बताने के लिए, और वो उसमें सक्सेस हुए, कुछ कुछ नहीं हुए। इस तरीके से है। तो अब हम इसमें और आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो आपका आंसर है जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? तो आपका आंसर है ई गोल्डस्टीन। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ई गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? कैडविक कह दो, सिंपल। और ये एक जनरल है एटम के बारे में, जो एक्चुअल में ऐसा है। बट साइंटिस्ट को ये एकदम से पता नहीं चला, धीरे धीरे पता चला। देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसका पूरा नाम है जे थॉमसन और जोसेफ जेम्स थॉमसन इन 1897। ईयर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात नहीं। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये इसने मतलब एटम के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं एटम के अंदर, और ये फेल हो गया। मतलब साइंटिस्ट भी देखो कोशिश करते हैं, तो कई बार उनका जो है बताते हैं वो सही नहीं होता, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है। तो उसने क्या बोला, ये कहता है एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि जो एटम है एक वो स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। और वो प्रोटॉन्स हैं, मतलब यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, और उसको उसने नाम दे दिया प्रोटॉन्स, एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इन दो लाइनों में तो खैर कोई खास कंफ्यूजन है नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट भी सही कह रहा है ये, कि जो आपका एटम है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही उसके प्रोटॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो गया, तो न्यूट्रल हो गया। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल और एप्पल पाई मॉडल। तो ये जो था ना, ये थॉमसन ने ये जो बताया कि एटम जो है एक स्फीयर है, और इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट। तो ये जब साइंटिस्टों ने इससे क्वेश्चन पूछा तो उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया, जैसे स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दे पाया, और कई क्वेश्चन थे ये आंसर नहीं दे पाया। तो ये बहुत ही बेसिक मॉडल था और ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसकी कुछ फेलियर्स थी। तो ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ट्राई किया, और ये मॉडल सक्सेस नहीं था, ये फेल हो गया। फिर इसके बाद एक और मॉडल आया। तो क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। तो आप देखो, साइंटिस्ट ने से क्वेश्चन पूछा, अभी आपने मॉडल जो बताया उसमें ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने क्लोज कैसे हैं, तो वो आंसर नहीं दे पाया। तो बेसिकली एक स्टेबिलिटी का रीजन है। एक बार दोबारा सुनो, मैं बताता हूँ। साइंटिस्टों को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा लेट पता चला, यानी बाय दिस टाइम 1897 साइंटिस्टों को आइडिया हो गया था कि एटम के अंदर दो चीजें हैं, तीसरी चीज के बारे में उनको पता ही नहीं था। तो वो दो चीजें उनको पता थी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो थॉमसन ने अपना आइडिया बताया कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर इस तरीके से होते हैं। बट ये पसंद नहीं आया साइंटिस्टों को, क्योंकि इसके कुछ रीजंस थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये फेल हो गया। अच्छा, जो ये रिजेक्टेड मॉडल है ना, ये पेपर में हम ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादा हम पूछेंगे बोहर्स मॉडल जो लेटेस्ट है। और जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारा बोहर मॉडल की एक्सप्लेनेशन है कि एटम में न्यूक्लियस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो ये मैंने आपको बोहर वाली बताई है। बट बोहर तक पहुंचने से पहले साइंटिस्टों ने क्या क्या किया, किस किस तरह से किया, वो चीजें जरूरी हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।
देखो बेटा एक चीज याद रखना, जे थॉमसन का मॉडल जो है जस्ट आइडिया याद रखना, पेपर में ये नहीं आएगा क्योंकि ये जस्ट एक आइडिया है कि साइंटिस्ट ने कैसे सोचा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, इस साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। तो इसके मॉडल को कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इन 1909। इसने एक्चुअल में रियल वर्क किया। इसने क्या किया, इसने प्रॉपर मतलब आइडिया लगाने की कोशिश की कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे अरेंज होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज है। बट ये भी फेल हो गया क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो इसका आंसर दे नहीं पाया। बट इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी काबिल तारीफ था, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा इसने किया। इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसने गोल्ड फॉइल पे किया। अब आपको पता है ना, जैसे आप अपनी रोटी वाली जो फॉइल होती है, तो उसमें जब आप रोटी रैप करके लेके जाते हो तो वो फॉइल कितनी पतली होती है, तो इसी तरह उसने गोल्ड की फॉइल बनाई। तो ये आप बीच में जो ये पतली सी लाइन देख रहे हो ना, ये गोल्ड फॉइल है। और वो गोल्ड फॉइल इतनी पतली बनाई, जितनी पतली बन सकती थी इतनी पतली बनाई। फिर उसने क्या किया, उसमें से अल्फा पार्टिकल को पास किया। जैसे एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती है ना, ऐसे ही ये रे होती है अल्फा रे। उसने अल्फा रे को पास किया इस गोल्ड फॉइल से। उसने देखा कि मैंने जैसे ही रे पास की, रे बिल्कुल पास हो गई, बिल्कुल रुकी ही नहीं, रे बिल्कुल सही सीधा सीधा निकल गई। तो वो चौंक गया, यानी इसका मतलब एटम अंदर से खाली है। कि आप मान लो एक शीट है आपके पास, उस शीट से आप रेज पास कर रहे हो और उस शीट से रेज निकल जाएं आर पार, जैसे आप ऐसे समझो। ये गोल्ड फॉइल है, इसको मैं यहाँ पे अगर इस तरह से ड्रॉ कर दूं, मान लो ये गोल्ड फॉइल है। तो गोल्ड फॉइल में एटम्स होंगे, इस तरह से एटम्स होंगे। तो उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल पास किया, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। तो उसने देखा कि जब वो अल्फा पार्टिकल पास कर रहा था, तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कुछ एंगल से वापस आ गए। इसका मतलब ये था, जैसे अल्फा पार्टिकल गया, देखो जैसे ये अल्फा पार्टिकल गया सेंटर पे, सेंटर से टकराता था तो डायरेक्शन चेंज होती थी। यानी ये यहाँ पे गया, सेंटर पे टकराया तो ही वापस आता था। तो यहाँ से उसने ये रिजल्ट निकाला भी एटम अंदर से खाली है। तो देखो कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये उसका। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसने एटम को देखना था भी एटम के अंदर क्या होता है या उसकी अरेंजमेंट किस तरह से है। तो हर एलिमेंट में एटम होता है, तो उसने एक मेटल शीट ले ली। मेटल शीट कौन सी ली, गोल्ड फॉइल। अब क्वेश्चन है कि उसने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो है उसको बहुत पतला बनाया जा सकता है, बहुत पतला। जो आपका वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें रोटी रैप करते हैं, उससे भी काफी काफी पतला बनाया जा सकता है। तो काफी पतला बनाने से उसने रेस पास की, अल्फा रेस। जब उसने अल्फा रेस पास की तो उसने देखा सारी की सारी अल्फा रेस बीच में से निकल गई विदाउट एनी डेविएशन। अगर वो 12,000 रेस पास करता था तो 12,000 में से कोई एक आधी रे वापस आती थी, वो भी स्मॉल सेंटर से टकरा के। तो उसने ये आइडिया लगाया कि जो सेंटर है एटम का बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम, और बाकी जगह एटम की खाली है क्योंकि बाकी जगह से इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस नहीं आ रहा था। तो एक शीट से जब उसने अल्फा रेस पास की तो उसने इस तरह की ऑब्जर्वेशन की। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बताया कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। देखो देखो क्या बताया। Observations of Rutherford alpha particle scattering experiment are most of the alpha particle, ये अल्फा का सिंबल है, passed without hindrance, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई बिना बेंडिंग। Some alpha particles deflected from their original path at noticeable angle, यानी कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पे निकले, बाकी 12,000 में से कोई एक आधी रे वापस आती थी। Very few of alpha particle bounce back at their original path, तो ये ऑब्जर्वेशन निकली। अब इसके बेस पे उसने क्या बताया कि एटम के अंदर क्या होता है, तो इसे कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द एटम इज एम्प्टी, यानी इसकी हम अगर हम बात माने तो ये कहता है, जो इसने बताया कि मान लो, समझना जरा ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, मान लो ये एटम है और ये उसका सेंटर है। तो अगर पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए, देखो उसने जब अल्फा रेस पास की बिल्कुल सीधी निकल गई, तो उसका पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द एटम इज एम्प्टी, यानी एटम एम्प्टी है, एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एम्प्टी है क्योंकि रेस बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। दूसरा, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम, यहाँ सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस विच कंटेन नियरली होल मास ऑफ द एटम, और एटम का पूरा मास इस छोटे से सेंटर में होता है।
द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम, पूरे एटम के हिसाब से साइज बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और बताया उसने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो मैंने ये सर्कल बनाया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो जो मैंने आपको बताया उसका मेन रिजल्ट क्या है। तो आपसे अगर, वैसे तो हम इसमें से भी पेपर में नहीं पूछेंगे, मेनली हम बोहर्स मॉडल को ज्यादा कंसर्न करते हैं क्योंकि वही लेटेस्ट है। तो रदरफोर्ड का बेसिक एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअल आइडिया रदरफोर्ड का था जो उसने स्ट्रक्चर बताया। उसने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे क्यों किया एक्सपेरिमेंट? क्योंकि इसकी थिन लेयर बन सकती है, बहुत ही थिन फॉइल बन सकती है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप ऐसे बताइए कि एटम खाली है पूरा, न्यूक्लियस से बाकी सारी खाली है, और न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है, प्रोटॉन का बनता है, और न्यूक्लियस के अंदर पूरा मास कंसंट्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। बस ये चीजें उसने बताई। लो अगली इमेज देखते हैं। अगली इमेज में जब आते हैं तो ड्रॉबैक्स आ गए रदरफोर्ड के। अब देखो ड्रॉबैक से पहले मैंने यहाँ पे दोबारा से गोल्ड फॉइल वाला आपको दिखाया। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल है। कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं टकरा के। अगर हम 12,000 रेज पास करें, 12,000 रेज, तो उसमें से एक आधा वापस आता था। तो ये तो हो गया आपको जो मोटा मोटा समझ में आ गया कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। अब क्वेश्चन है कि ड्रॉबैक क्या था, कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, कि उसके फेल होने का रीजन क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल बेस है। इसमें बिल्कुल सही आइडिया लिया कि अगर मुझे एटम की स्ट्रक्चर बतानी है तो मुझे उसका एक्सरे टाइप कुछ करना पड़ेगा, तो उसने एक्सरे किया। बट जब साइंटिस्ट ने से क्वेश्चन पूछे, ये उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए फेल हो गया। बोहर ने क्या किया, इसी मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझो। Drawbacks of Rutherford model of atom, very important. According to Rutherford model, electron revolve around the positively charged nucleus, which is not expected to be stable. यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो स्टेबल नहीं है, बट अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ would continuously undergo loss of energy and finally would fall into nucleus. This make atom unstable and while atoms are quite stable. तो उससे क्वेश्चन पूछा गया भी ऐसा क्यों है, मतलब क्या मतलब है, समझो इस क्वेश्चन का। कि साइंटिस्टों ने से ये पूछा कि आपने जो मॉडल बताया है उस मॉडल के हिसाब से आपका न्यूक्लियस सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, बट आपके मॉडल में ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए ना, बट आपके मॉडल में ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा। यानी आपका मॉडल स्टेबल है, बट ये स्टेबल नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ क्यों नहीं हो रहा। बस इसका आंसर वो नहीं दे पाया, इसलिए फेल हो गया। देखो एक्चुअल काम रदरफोर्ड ने किया कि एटम के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। एक्चुअल वर्क तो रदरफोर्ड का ही था, बट फेल होने का रीजन क्या होता है? फेल होने का रीजन है कि साइंटिस्ट ने उससे क्वेश्चन पूछे तो वो नहीं बता पाया आंसर, बस इतना ही हुआ। बोहर ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखा और अच्छे से इसकी नॉलेज ली और इसके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया और मॉडिफाई करके। तो पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यानी इतने बड़े पॉइंट को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, यानी इतना बड़ा पॉइंट आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, he was not able to explain stability of atom, stability of atom। लो जी, आप इसे नोट कर लेना। दूसरा ड्रॉबैक, Rutherford model could not solve the problem of atomic mass of atom as it proposed only the existence of proton in the nucleus। अच्छा, एक और ड्रॉबैक था कि उस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवर नहीं हुई थी। देखो जो आपका न्यूक्लियस है, इस तरह समझना, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के बारे में पता था, न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक बन गया। तो ये कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है, इसका मेजर ड्रॉबैक यही है, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। ओके जी, तो हमने अब रदरफोर्ड पढ़ लिया, उसका ड्रॉबैक पढ़ लिया। देखो असली काम इसी ने किया था, बोहर ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो अब हम लेटेस्ट पढ़ते हैं ना कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सारा बोहर का बताया हुआ है। यानी बोहर का मॉडल सबसे सुपीरियर है। और ये मॉडल बना कैसे है, उसी की स्टडी को करके। जो थॉमसन आपका ये था रदरफोर्ड मॉडल ना, तो असली शुरुआत तो उसी ने की थी स्ट्रक्चर का, इसने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ये क्या कहता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। Bohr model of atom, इसका पूरा नाम है नील बोहर, in 1930 this model of atom states that
an atom consists of heavily positively charged nucleus. The whole mass of atom is concentrated in the nucleus. मतलब ये कहता है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होगा और पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर है. दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. और कहता है जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी लेवल पे, जो ना तो एनर्जी लॉस करेंगे ना गेन करेंगे नॉर्मली. तो इसका उसने नाम दिया शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल. तो यही है, ये उसका आंसर हो गया. साइंटिस्ट ने जब उससे क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड से, वो आंसर नहीं दे पाया, इसने आंसर दिया. ये है आंसर कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. ठीक है, शेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, इसको आप एनर्जी लेवल बोलिए. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एनर्जी लेवल या आप इसको बोलिए ऑर्बिट, और इसकी एनर्जी फिक्स होती है. फिर ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी. ठीक है ना, इसीलिए अट्रैक्ट नहीं करते. ये रीजन है कि हर एनर्जी लेवल की, हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी है. द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस only only when the electron jump from one energy level to another energy level. कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब तक इस शेल में घूमेगा तो उसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी. कम और ज्यादा कब होगी? जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा. मतलब ध्यान से समझो, अब इसको जरा ध्यान से समझो. उसने एक डायग्राम बनाई, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये शेल 1, ये शेल 2, ये शेल आपका 3. मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इसको शेल कहा 1, इसको शेल 2, इसको शेल कहा गया 3. वन शेल को के शेल बोलते हैं, सेकंड शेल को एल और एम. तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा तभी एनर्जी चेंज होगी. यानी द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा. तो ये एक प्रॉपर डायग्राम है एटम के स्ट्रक्चर की. सो जस्ट नोट इट डाउन. इसे नोट करके डन बोलिए. लो बेटा, एक बार हम दोबारा से रदर बोहर मॉडल को समझ लेते हैं और इसे हम नोट करते हैं कॉपी में. बोहर मॉडल कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवीली चार्ज न्यूक्लियस. द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. और ब्रैकेट में लिख लीजिए, न्यूक्लियस दो चीजों से बना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तीसरी चीज कहता था, दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल और शेल. ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल कहते हैं. फिर कहता है ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट. डेफिनेट मतलब फिक्स्ड. डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स एनर्जी से वो जुड़ा हुआ है. और फिक्स एनर्जी से जुड़ने के कारण इसकी एनर्जी ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है. दूसरी अगली चीज क्या कहता है, द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर. तो जो आपका ये